आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न। साथियों, विगत 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरण घाटी में जिस तरह से आतंकवादियों ने निर्दोष 27 लोगों की धर्म पूछकर हत्या की और उसके बाद जो देश का माहौल बना, उस पर आज कुछ वार्ता, कुछ सूचनाएं, कुछ जानकारियां आपको देना चाहिए। साथियों, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के पास बैसरण घाटी में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने जिस तरह से 27 पर्यटकों को उनकी पहचान पूछकर, उनका धर्म पूछकर, उनके पैंट खोलकर उनका वध किया, उस घटना के बाद से पूरा देश आक्रोशित है। आक्रोशित ही क्यों, अगर मैं कहूँ कि युद्धोन्माद में है तो कोई बड़ी बात नहीं। और इस युद्धोन्माद को हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल रोज़ घंटे दर घंटे हवा दे। मेन स्ट्रीम मीडिया चैनलों की अगर माने तो पाकिस्तान तो जो भारत सरकार द्वारा डोमेस्टिक कदम उठाए गए हैं उन्हीं से वो सरेंडर हो गया है और वहाँ के राजनेता और मिलिट्री पलायन कर गए। लेकिन है ऐसा नहीं। पाकिस्तान के चाहे वो रक्षा मंत्री हों, चाहे वो विदेश मंत्री हो या उनका कोई राजदूत हो किसी देश में, लगातार हमको परमाणु बम हमले की धमकी दे रहा है। 13 दिन बीत चुके हैं उस घटना के, आज 14वां दिन। पूरा विपक्ष सर्वदलीय बैठक में ये कहकर आया कि सरकार द्वारा जो भी कदम उठाया जाएगा हम उसके साथ। विपक्ष ही नहीं, इस देश का एक एक बच्चा आज पाकिस्तान से युद्ध चाहता है। लेकिन क्या युद्ध इतना आसान है? तुरंत अगर कोई क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाए तो एक अलग बात होती है, लेकिन इतना समय देने के बाद युद्ध छेड़ना कोई आसान काम नहीं। अभी तक जहाँ तक मुझे जानकारी है कि चाइना खुलकर पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान के बारे में पूरा विश्व जानता है कि उसकी आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है, उसके यहाँ इतना आंतरिक विद्रोह है, चाहे वो बलूचिस्तान का हो, चाहे वो खैबर पख्तूनवा का हो या पाक अधिकृत कश्मीर। ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तान की सेना जिसका पूरा कंट्रोल है वहाँ की सत्ता पे, वो अपने देश का पूरा रुझान आपसी कलह से निकालकर भारत की ओर ले जाना चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान के एक जनरल जियाउल हक ने जिस तरह की धार्मिक कट्टरता की जो सोच सेना में भरी थी, उसको आगे बढ़ा रहे हैं आज के सेना प्रमुख मुनीर। ऐसा नहीं है कि हमारी भारत सरकार कुछ सोच रही। इन 13 दिनों में लगातार बैठकें हो रही हैं,
बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, चाहे वो सीसीए की बैठक 2 बार हो चुकी है, 1 बार नहीं 2 बार सीसीए की बैठक हो चुकी है। सीसीए मतलब सुरक्षा के मामलों में जो सर्वोच्च समिति होती है, उसकी 2 बार बैठकें हो चुकी। एक बार तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों के साथ, रक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री की भी बैठक हो चुकी और उस बैठक में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना को ये खुली छूट दे दी थी कि युद्ध का समय, युद्ध के सीमा, युद्ध के क्षेत्र चुनने को उसकी पूरी गारंटी, पूरी छूट। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान बराबर हमको परमाणु हमले की धमकी दे रहा है और वो कर भी सकता है। मुझे याद है कारगिल का युद्ध जब चल रहा था और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान छोड़ के ब्रिटेन में बैठे हुए थे। उन्होंने उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को फ़ोन करके ये बताया कि वो परमाणु बम का प्रयोग करने जा रहे हैं। बिल क्लिंटन ने कहा कि रुको, मैं भी भारतीय प्रधानमंत्री से बात करके तुमको इसका जवाब देता हूँ। और उसी क्षण बिल क्लिंटन ने भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फ़ोन मिला दिया और उनसे नवाज शरीफ की उसी बात को दोहराया कि वो परमाणु बम का प्रयोग करने जा रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने उस समय रात के 12 या 1 बज रहे होंगे, जो जवाब दिया था बिल क्लिंटन को, कहा था कि मैं भारत की 50 करोड़ आबादी और आधा भारतवर्ष को मिटा हुआ मान चुका, लेकिन कल सुबह होने के पहले पूरे पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए। और ये कहते हुए उन्होंने फ़ोन काट दिया था बिल क्लिंटन को। बिल क्लिंटन ने तुरंत नवाज शरीफ को फ़ोन मिलाया और बताया कि तुम ब्रिटेन छोड़कर तत्काल पाकिस्तान जाओ और युद्ध में सरेंडर करो, और क्योंकि अटल जी के उद्देश्य और उनकी जो प्लानिंग है वो बहुत कष्टदायक है, पाकिस्तान मिट जाए। और वही हुआ, नवाज शरीफ को वापस आना पड़ा पाकिस्तान और कारगिल युद्ध में सरेंडर करना पड़ा और भारत विजयी। उस समय तो केवल एक अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे जो कि वास्तव में मध्यस्थता चाहते थे, लेकिन आज तो पाकिस्तान के साथ में चाइना खड़ा है, तुर्की खड़ा है, लेकिन हमारे साथ कौन खड़ा है? आज तक इन 14 दिनों में किसी भी देश ने ये खुलकर नहीं कहा कि तुम पाकिस्तान पर आक्रमण करो, मैं तुम्हारे साथ। पाकिस्तान को बरगलाकर चीन जहां अपने उपकरण बेचने में लगा हुआ है, वहीं रूस से भी हमको कुछ उपकरण मिले। लेकिन युद्ध केवल उपकरणों से नहीं होता। जिस तरह की कार्रवाइयाँ हमारे भारत सरकार द्वारा की गई हैं, वो एक तरीके से आर्थिक नाकेबंदी है, लेकिन उसमें भी चूँकि हमने पाकिस्तान से आयात बंद किया, पाकिस्तान ने हमसे आयात बंद किया, पाकिस्तान को हमने निर्यात बंद किया, पाकिस्तान ने हमको निर्यात बंद किया, इससे फ़ायदा नुकसान किसको? कभी हमने सोचा? पाकिस्तान तो भूखा भिखारी देश है, हम वहाँ से मुश्किल से 4 से 6 करोड़ रुपए का माल आयात करते हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए का माल निर्यात करते हैं। हमारा निर्यात बंद हुआ तो नुकसान किसको हुआ? हमारा 4 करोड़ का उसका हमने आयात बंद कर दिया, उसका कोई नुकसान नहीं। दूसरी जो चर्चा सबसे अधिक चल रही है वो ये
जो आम भारतीयों के मानस में है कि क्या एक बार फिर उरी की तरह सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा की तरह एयर स्ट्राइक से ही काम बन जाएगा? नहीं, कतई नहीं। आज राष्ट्र महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियाँ बरबस मेरे दिमाग में आ रही हैं कि उन्होंने लिखा था, रण के माध्यम से कहलाया था दुर्योधन को कि याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। यदि भारत सरकार इस सोच में है कि वो कोई छोटी मोटी स्ट्राइक करके भारतवासियों को संतुष्ट कर पाएगी, इसमें संदेह है। इस समय भारत का पूरा जनमानस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। उरी के बाद जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की वो भी आतंकवादियों के कुछ अड्डों पर थी, और पुलवामा के बाद जो हमने एयर स्ट्राइक की वो भी आतंकवादियों के ही अड्डे पर। आतंकवादियों के कुछ मर जाने से पाकिस्तान की सेहत में कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उससे दसियों गुना ज़्यादा आतंकवादी तो वो प्रतिवर्ष पैदा ही करता रहता है। तो इस बार चोट हमको करनी होगी उस आतंकवाद को पैदा करने वाली फैक्ट्री के ऊपर, और वो फैक्ट्री है पाकिस्तान की सेना। चाणक्य ने कहा था कि सामने वाले को कभी कमज़ोर मत समझना और अपने में कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना आने देना। संभवतः इसी नीति पर विचार कर रही है हमारी भारत सरकार, और पाकिस्तान को तो चाइना और तुर्की जैसे देशों का खुला समर्थन भी प्राप्त। चाइना अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए पाकिस्तान को कोई भी सहयोग दे सकता है। वैसे भी चाइना की हमसे दुश्मनी कोई छिपी हुई नहीं, इसलिए यह आवश्यक है कि जो भी युद्ध छेड़ा जाए पूरी तैयारी के साथ छेड़ा जाए, पूरे मनोबल के साथ छेड़ा जाए, और ये सोच कर छेड़ा जाए कि भले ही हमको कुछ नुकसान हो जाए लेकिन हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसने छेड़ दिया है तो हम छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी को अपने उस वचन की मर्यादा रखनी होगी जो उन्होंने इस हमले के तीसरे दिन बिहार में जाकर कहे थे कि हम आतंकवादियों को, उनके संरक्षणदाताओं को, उनकी बची खुची ज़मीन को भी मिट्टी में मिला देंगे। तो अब मिट्टी में मिलाए बगैर इस देश की जनता को संतोष नहीं होगा। देश की जनता प्रतीक्षा कर रही है, धैर्य धारण किए हुए है, लेकिन चिंतित अवश्य। ये बदला कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा और किस तरह से लिया जाएगा। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूँ रमेश पूर्ण शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।